हाँ जी, अब क्या है? क्या हो रहा है? कल रात का खांसी का बुखार भी वाली सुबह में भी बुखार हुआ है, लेकिन मेरे सर में दर्द थी तो मेडिसिन भी शुरू करेगा। आज से लाया लस्सी भी आया। हस्बैंड अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाइमा बात कर रही हूँ। आप लोग चैट पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर नुज़हा, डॉक्टर शाहिदा, डॉक्टर हमीदा, रिजवाना, ठीक है, आवाज आ रही है ना? ओके, थैंक यू डॉक्टर सना, आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया। ये बिलाल जरा इसको साइड में कर देना। ये देखिए, ये पूरी स्क्रीन आ रही है यहाँ पे। ये स्क्रीन जो है ना, ये इधर आ रही है, मेरा प्रेजेंटेशन नजर। प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही मेरी, और मुझे चैट भी नजर आनी चाहिए ना, और प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर शबा, आप बताइएगा। डॉक्टर शबा ने कहा है नो वॉइस। सबको आ रही है आवाज? ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। यहाँ से भी कर सकती हूँ ना, पेज अप डाउन से? ठीक है। So today's topic is polycystic ovarian syndrome. जैसा कि मुझसे डिमांड भी की गई थी कि इसके ऊपर एक टॉपिक करें। पहले भी लास्ट टाइम गायनी का टॉपिक किया था, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पे। तो सबसे पहले मैं केस से स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27-year-old Nali Gravida female presents to your office for routine examination. Upon gynecological history, you discover that she has a 5-year history of oligomenorrhea with only approximately 2 to 3 menses a year. She denies endocycle spotting or premenstrual symptoms. Her last menses was 3 months ago. Her blood pressure 120/75 and BMI is 34.
Her physical examination reveals a moderate amount of facial hair and facial acne, and the pelvic examination is unremarkable. So this is my question, that what condition do you suspect in this patient? Please write down in the chat box. पेशेंट का बीएमआई अच्छा बताएं कि बीएमआई कितना है और नॉर्मल बीएमआई कितना होता है. नॉर्मल बीएमआई ठीक है. हैवी वेट डॉक्टर नुसरत, मैं कंडीशन पीसीओ से एग्जैक्टली पॉलीसिस्टिक है, जैसे कि मेरा टॉपिक भी यही है और पेशेंट के सिम्टम्स भी इसी तरफ जा रहे हैं. अच्छा, नॉर्मल बीएमआई डॉक्टर नुसरत लिखा है 24 to 28. नॉर्मल बीएमआई होता है 18.5 to 24.5. सही है. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि इसके मेनली 2 फेजेस होते हैं और 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, एज यू मे नो ऑल. सबसे पहले फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल होता है और फिर वो मैच्योर होता है और प्रीमॉर्डियल फॉलिकल बन जाता है, एंड देन एट 14th डे ओव्यूलेशन होती है. और उसके बाद जो है ओवुलेशन के बाद जो रह जाता है फॉलिकल, उसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं. और फिर लूटियल फेज में एंटर हो जाते हैं. तो लूटियल कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और अगर के फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद ये चीज जो है वो रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज बाय प्लेसेंटा. और अगर नहीं होती है तो फिर स्लर्पिंग ऑफ एंडोमेट्रियम टिश्यू होता है, नेक्रोसिस होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है. आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर फरहाना? आपका इशू तो नहीं है? आवाज आ रही है बाकी सबको? प्लीज बताइएगा चैट बॉक्स पे. नहीं आ रही आवाज. अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है. ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज मैंने बताया. फॉलिकुलर फेज है, 14 डे पे ओवुलेशन है, फिर लुटियल फेज है. फॉलिकुलर फेज पे जो है वो प्रीमॉर्डियल फॉलिकल डेवलप होता है, देन ओवुलेशन होती है 14th डे पे, एंड देन लुटियल फेज स्टार्ट. एक नॉर्मल 28 डे साइकिल है ये. और लुटियल फेज में कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है. व्हाट इज द अप्रोच टूवर्ड सेकेंडरी एमिनोरिया? अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी एमिनोरिया, तो सबसे पहले टेस्ट हम क्या करवाते हैं? पेशेंट आया है XYZ, ईदर मैरिड और अनमैरिड, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहला हम लोग क्या टेस्ट करवाते हैं? सबसे पहले हमको क्या करवाना है? TSH डॉक्टर उर्फा, प्रेगनेंसी टेस्ट. सबसे पहले ईदर मैरिड और अनमैरिड, डोंट थिंक अबाउट के कल्चर और ये वो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी. यस. एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स के TSH तो सही है, क्योंकि TSH एक प्राइमरी टेस्ट है. थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम सबसे पहले सिर्फ TSH ही चेक करते हैं, हमें पूरे थायराइड फंक्शन की जरूरत नहीं रहती है. तो आप TSH से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अगर के इरेगुलरिटीज आ रही हैं या पेशेंट एमेनोरिया के साथ आ रहा है, तो हम उसका TSH चेक कर लेते हैं. देन फिर हम उसके बाद प्रोडक्टिन, अगर के पेशेंट की हिस्ट्री है, गैलेक्टोरिया की हिस्ट्री है, कोई साइंस ऐसे मिल रहे हैं, या पेशेंट की कोई ऐसी ड्रग हिस्ट्री है, हमने प्रोलैक्टिन चेक किया तो प्रोलैक्टिन नॉर्मल आ रहा है, लेट्स सपोज हम इस सीक्वेंस से चलते हैं कि प्रेगनेंसी रूल आउट की, फिर TSH चेक किया, प्रोलैक्टिन यू कैन चेक, एंड देन आप जो है वो प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट देते हैं. व्हाट इज अ प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट? डू यू नो एनीवन? क्या करते हैं हम प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट में, जिसमें हम पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग करवाते हैं? प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट, हाउ डू यू डू दैट?
एनीवन प्लीज? डियोफेस्टोन या प्रिमोलेट एन देते हैं? एग्जैक्टली, प्रिमोलेट एन आप पेशेंट को देंगे, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन देंगे पेशेंट को। अगर हमें लग रहा है कि हो सकता है ये ओवेरियन डिस्फंक्शन है, जैसे कि अभी हमने साइकिल अभी जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा कि कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है व्हेन द पेशेंट एंटर्स इन द लूटियल फेज। अगर ओव्यूलेशन होती है तो उसके बाद ही ये प्रोजेस्टेरॉन वाला फेज आता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, तो प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा। तो हम ऊपर से प्रोजेस्टेरॉन देते हैं पेशेंट को और उसको 5 डेज तक खिलाते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसको विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि देयर इज लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये लुटियल फेज आया नहीं है, पेशेंट को ओव्यूलेशन नहीं हुई है, तो हमने ऊपर से उसको दे दिया 5 मिलीग्राम की टैबलेट 3 टाइम्स अ डे दे दी, और उसके बाद जो है वो विड्रॉ करते हैं, तो विद इन 2-3 डेज पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है। अगर के विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई, जो कि यूजुअली हो जाती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पेशेंट को कई दफा प्रिस्क्राइब भी किया होगा, कभी पेशेंट उम्रे पे जा रहे होते हैं या इस तरह से होता है, उनको इस तरह के इश्यूज होते हैं, तो हम देते हैं पेशेंट्स को। तो अगर पेशेंट जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन छोड़ता है तो उसके बाद जो होता है कि उसको ब्लीडिंग हो जाती है, यूजुअली ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कॉज जो है, अगर उसको इमेनोरिया हो रहा है तो उसकी कॉज जो है वो ओवेरियन कॉज है, यानी हो सकता है कोई पीसीओज हो या कोई और इश्यू हो। ओवेरियन कॉज है क्योंकि ये ओवरी से ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई उसकी विड्रॉल नहीं हो रही है, जो कि हमने उसको दे दिया है। और हाँ, प्रिमोलेटन हम मैरिज किसी की वेडिंग टाइम पे भी दे रहे होते हैं। और अगर नो विड्रॉल ब्लीडिंग है, पेशेंट को आपने दी और फिर भी विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये है कि बिल्कुल ही पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, ऊपर से पूरी जो एक्सेस थी, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाई थी ना एक्सेस, और आप लोगों को पता भी होगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सेस जो थी, वहां से कोई गड़बड़ है, कोई पिट्यूटरी एडिनोमा है, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच ही नहीं रिलीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई कि आपको वो पूरा फंक्शन ही डिस्टॉर्टेड है। एफएसएच और एलएच ही नहीं होंगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं होगा, तो फॉलिकल ही नहीं होगा, या फिर जो है वो लुटिनाइजिंग हार्मोन की कोई वो है, कमी है। तो ऐसी अगर कंडीशन लग रही है तो आप जो है पहले एफएसएच और एलएच जब चेक करेंगे आपको मिलेगा लो, तो फिर एमआरआई की तरफ जाएंगे, वैसे तो खैर हम रेफर कर देंगे, लेकिन यू शुड नो द कॉज। और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है, हम सेकेंडरी मिनोरिया की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इम्परफोरेट हाइमेन वगैरह की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन क्योंकि सेकेंडरी मिनोरिया है यूजुअली, तो उसमें या तो एशरमैन सिंड्रोम है। एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है कि अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई हुई है, कोई डीएनसी वगैरह हुई हुई है, तो उसमें इतनी एडहेशंस हो जाती हैं कि पेशेंट का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो टू to recognize that we will have to go towards laparoscopy या फिर हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी की तरफ जाना पड़ेगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बीच में पूछ लीजिए, मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। ये वाली सारी बात पता चल गई कि सबसे पहले आप सेकेंडरी मिनोरिया में किस तरह से जाएंगे। पेशेंट का सबसे पहले आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और उसके बाद जो है आपने टीएसएच प्रोलैक्टिन करवा लिया, और फिर आपने विड्रॉल ब्लीडिंग करवा ली। अगर के विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर वी विल थिंक टुवर्ड्स द ओवेरियन कॉज, और अगर कोई विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं होती है तो या तो पिट्यूटरी पूरा एक्सेस का मसला है या फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का मसला है। ठीक है? कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। गोइंग टूवर्ड सेकेंडरी इम्यूनोरिया, इसकी etiology में हम जाएंगे तो द मोस्ट कॉमन कॉजेज डिवाइड की हुई हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉजेज 40% आर फ्रॉम ओवरी, और वो जो कि पीसीओज हैं, टुडेज टॉपिक भी हमारा वही है, 40% कॉजेज हैं, बहुत अच्छी खासी उसकी, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है।
एंड देन हाइपोथैलेमस की में 35% कॉजेज होती हैं। हाइपोथैलेमस कब इफेक्टेड हो सकता है? जब कोई स्ट्रेस हो, या पेशेंट, फॉर एग्जांपल एथलीट्स में आपने देखा होगा कि फीमेल एथलीट्स में एक्सरसाइजेस करती हैं तो उनके अंदर अमूमन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, तो वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही हैं या एक्सेसिव स्पोर्ट्स कर रही हैं तो उसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ सकती हैं। दूसरा, पिट्यूटरी 19%, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट यानी फैक्टर है पिट्यूटरी में कि कोई प्रोलैक्टिनोमास तो नहीं हो गए। अच्छा, प्रोलैक्टिनोमास का ये एक चीज है कि जैसे प्रोलैक्टिन ज्यादा रिलीज हो जाता है, लाइक लैक्टेटिंग मदर्स में जो लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है उसमें भी यही प्रोलैक्टिन ही होता है जो कि एमेनोरिया करवा रहा होता है। तो अगर एक्सेस ऑफ प्रोलैक्टिन होगा तो वो भी एक सेकेंडरी एमेनोरिया करवा रहा होगा। और दूसरा 5% यूट्राइन कॉजेज भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एशरमैन सिंड्रोम हो जाता है जिसके अंदर बहुत एक्सेसिव एडहेशंस हो जाती हैं और दैट इज कॉजिंग आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स। ये हमारी कॉमन से एक ड्रग है प्रीमोलेटेन जो हम यूज कर रहे होते हैं। नॉरेथिस्टेरॉन इसकी कॉम्पोजिशन है। 5 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, 10 की भी आती है। यूजुअली आप 5 मिलीग्राम टीडीएस पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए दे सकते हैं। सस्ती भी है और इजीली अवेलेबल भी है। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर फराह। अच्छा, going towards the diagnosis. So PCOS is a diagnosis. It is a condition characterized by chronic anovulation and hyperandrogenism. The diagnosis of PCOS is mainly based on the history and the physical examination. अगर एक पेशेंट आएगी तो उसकी जो हम डायग्नोसिस करेंगे वो मेनली उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे, उसकी हिस्ट्री पे कि पेशेंट जो है वो ओलिगोमेनोरिया या सेकेंडरी मेनोरिया के साथ आ रही होगी या फिर पेशेंट जो है वो हाइपर एंड्रोनिज्म के साइन के साथ आ रही होगी। अम, और क्रोनिक एनेबुलेशन के साथ का मतलब यही है कि वो ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन में ही रिप्रेजेंट करेगी। Classic presentation include amenorrhea, signs of androgen excess like hirsutism and acne, and polycystic ovaries on ultrasound, obesity, and a history of infertility. Infertility के साथ भी patient of course present कर सकती है। When there is no ovulation and there is no fertilization, it will ultimately lead to infertility. On examination पे what you have to find out, uh, on physical examination पे आपको क्या मिलेगा? उसका बीएमआई बढ़ा हुआ होगा। हमने क्या देखना है? उसका बीएमआई देखना है। और अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? मुझे यहाँ सबके आंसर्स चाहिए। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं और बीएमआई स्टैंड फॉर व्हाट? ठीक है, वेट इन केजी, डॉक्टर सना ने आंसर किया है। वेट इन केजी बॉडी मास इंडेक्स होता है, एक्सेलेंट। एंड वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, एग्जैक्टली। हाइट अगर हमारे पास होती है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में अगर हमारे पास हाइट स्केल, इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो प्रोवाइड हाइट स्केल्स हियर। तो उसके अंदर अगर हम पेशेंट की हाइट लें इन सेंटीमीटर्स तो उसको जो है वो आप मीटर्स में कन्वर्ट करके ना उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। तो बीएमआई हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि किसी की हाइट कुछ है और किसी की हाइट कुछ है, तो उसको आप फेयरली जज नहीं कर सकते कि ये ओबीज है या नहीं है। हर सिर्फ वेट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ ओबेसिटी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी फॉर हाइट आल्सो। तो पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन पे यस डॉक्टर उरूबा, बीएमआई इज इक्वल टू वेट बाय हाइट इनटू हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो पेशेंट का हम देखेंगे कि पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन पे कोई हर्सुटिज्म तो नहीं है, एक्ने तो नहीं है, और पेल्विक एग्जामिनेशन पे आपको ओवेरियन एनलार्जमेंट मिल सकती है। जब पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं तो ओवरीज का साइज भी बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसी पेशेंट की बात करें जो हमारे पास एक नली ग्रेविडा की पेशेंट आई थी जिसको ओलिगोमेनोरिया था और जिसको जो है वो हर्सुटिज्म था। अगर हम सोचे कि ये पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म भी तो हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म भी तो हो सकता है, क्योंकि वो भी एक इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज करती है।
लेकिन इस पेशेंट में जो कि हमारा प्रायर पेशेंट था, उसमें हमारे पास कोई साइंस इस तरह के नहीं थे, यानी उसमें एंड्रोजन एक्सेस नहीं होगी. इफ वी विल थिंक अबाउट हाइपोथायराइडिज्म, so there will be no androgen axis. ये जो है हमारे ये एक नॉर्मल ओवरी और यस एग्जैक्टली डॉक्टर सना. अच्छा, ये हमारा ये नॉर्मल ओवरी दिखाई गई है इसके अंदर, और ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं. उसमें क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, व्हाट हैपेंस इज दैट ये मल्टीपल फॉलिकल्स जो हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं. तो कोई भी फॉलिकल जो है वो इतना डेवलप नहीं होता, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स की तरफ वो ऊपर नहीं जाता, मैच्योर फॉलिकल नहीं हो पाता, और इमेच्योर फॉलिकल्स ही रहते हैं मल्टीपल. तो हमें पॉलीसिस्टिक बेसिकली वो सिस्ट नहीं है, वो फॉलिकल्स ही हैं जो कि बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स पड़े हुए हैं. पर्ल अपीयरेंस, यस. सो गोइंग टूवर्ड्स अगेन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को फर्दर मैं ये डिफाइन करूंगी कि अप टू 1 in 3 pre-menopausal women have polycystic ovaries on ultrasound. इससे क्या समझते हैं आप लोग कि 1 in 3 इज सो मच कॉमन. अगर हम ऐसे ही अल्ट्रासाउंड किसी का भी करेंगे प्री मेनोपॉजल वुमेन का, तो यू विल फाइंड 1 in 3 के पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं. यानी इनको अल्ट्रासाउंड पे आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही हैं. बट डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स. आप समझते हैं, या फिर आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं 1 in 3, उन सबके सबको पीसीओज है. अल्ट्रासाउंड पे आपने कितना देखा होगा, लोग रेफर भी कर रहे होते हैं या फिर बता रहे होते हैं कि आपको पीसीओज है. आप सबको, यानी कोई भी अल्ट्रासाउंड पे किस तरह का भी वो नजर आए, बाकी सिम्टम्स हो ना हो, पीसीओज की डायग्नोसिस कर दी जाती है. जबकि ऐसा नहीं है. Only 1 in 3 of those women have PCOS. जो 1 in 3 प्रीमेनोपॉजल women में ऐसे randomly आ रहे हैं polycystic ovaries, amongst them 1 in 3 of those symptoms have PCOS, and the diagnosis requires symptoms डॉक्टर present. साइमा जी जी, डॉक्टर नेता हियर, अस्सलाम वालेकुम. रॉटरडैम क्राइटेरिया हो गया डिस्कस? मैम, वो आगे आएगा. चलो सही है, क्योंकि तुम्हारे सवाल का आंसर उसी में था फिर, टू मेक अ डायग्नोसिस. चलो ठीक है, विल वेट. जी मैम. जी, ये जो डॉक्टर निदान ने जिक्र किया है रॉटरडैम क्राइटेरिया, कोई बताएगा क्या होता है रॉटरडैम क्राइटेरिया? डॉक्टर नुजहत सेड के एटलीस्ट 3 सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट, लेकिन एटलीस्ट 3 सिम्टम्स नहीं है, 2 अमंग्स 3 हैं. एनीवन प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. रॉटरडैम क्राइटेरिया हम कहते हैं, उसके अंदर खास सिम्टम्स होते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं. एक्टिव थोड़ी सी पार्टिसिपेशन चाहिए, वरना तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाती हूँ, मुझे स्टॉप कराना पड़ता है. एनीवन प्लीज अनम्यूट करके बोल दें आप लोग. अच्छा, ये इसके अंदर अच्छा, रॉटरडैम क्राइटेरिया यही है. आगे भी मैं थोड़ी सी पिक्टोरियल में बता दूंगी. इसके अंदर 2 सिम्टम्स होने जरूरी हैं. आप डायग्नोसिस बना रहे हो पीसीओएस की, तो उसके लिए ओलिगोमेनोरिया होगा, एंड और एनोवुलेशन, यानी एनोवुलेशन विल रिप्रेजेंट लाइक ओलिगोमेनोरिया, एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साइंस होंगे, इधर क्लिनिकल और केमिकल. बायोकेमिकल में यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए होंगे. हमारी ओवरीज जो हैं वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अलावा एंड्रोजन्स भी रिलीज करती हैं. एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज द पॉलीसिस्टिक ओवरीज. और जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का भी एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि 12 फॉलिकल्स होने चाहिए, 2 to 9 मिलीमीटर इन डायामीटर. मोर देन और इक्वल टू 12 फॉलिकल्स आपको नजर आएंगे एंड ईच ओवरी, या फिर उसका ओवेरियन वॉल्यूम जो है वो मोर देन 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा.
तो आप इसको डायग्नोस करेंगे कि ये पीसीओज है अगर मोर देन और इक्वल टू 2 सिम्टम्स इनमें से हों। यानी आप पेशेंट को क्लिनिकली भी डायग्नोस कर सकते हो कि अगर आपने पेशेंट को देखा कि ओलिगोमेनोरिया है नहीं, और यहाँ उसको यहाँ मैं क्लैरिटी दे दूँ, सॉरी सॉरी साइमा, नहीं, जहाँ पे 2 out of 3 सिम्टम्स तो हों, लेकिन उनमें से एक जो है वो आपकी अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस एस्टैब्लिश्ड हो, मतलब ये कि रॉटरडैम क्राइटेरिया इज, सॉरी आप लोग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा बिकॉज मैं रास्ते में हूँ। रॉटरडैम क्राइटेरिया जो है वो 3 चीजें बिल्कुल सही डॉक्टर साइमा ने बताई हैं, मगर उसमें से डिवाइड इस तरह करो कि एक है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ठीक है, एक है एंड्रोजन इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, और एक है अल्ट्रासाउंड एविडेंस। अल्ट्रासाउंड एविडेंस के बगैर अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं या फेशियल हेयर हैं या वेट ज्यादा है तो आप डायग्नोस नहीं कर सकते पीसीओस until you have the evidence of an ultrasound. So out of 3, 1 is mandatory, that is ultrasound. ठीक है, उसमें जो डॉक्टर साइमा बता रही हैं कि साइज इतना होना चाहिए या वॉल्यूम इतना होना चाहिए, दैट इज अ क्राइटेरिया, बट 3 में से एक चीज मैंडेटरी है विच इज अल्ट्रासाउंड। बाकी जो 2 चीजें बची, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स या एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, उनमें से कोई एक भी एरिया के अंदर फॉल कर रहा है विद अल्ट्रासाउंड प्रॉब्लम्स, then you make a diagnosis of PCOS. ठीक है, so without ultrasound you cannot make a clear diagnosis of PCOS. पॉलीसिस्टिक ओवरीज अलग है और एक डिफरेंस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डायग्नोज पॉलीसिस्टिक ओवरीज यू हैव टू हैव एन अल्ट्रासाउंड। सिंड्रोम अगर कहना है, ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट डेफिनेशंस। सो अगर सिंड्रोम है तो सिंड्रोम के अंदर फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, यू मे नॉट फाइंड द अल्ट्रासाउंड एविडेंस। क्लैरिटी नहीं है, सवाल पूछ लेना, आई एम जस्ट 2 minutes or 3, 5, 4 minutes away from the clinic, तो मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके मैम, क्योंकि मैं आगे जो डिफाइन करने वाली हाँ, हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा शायद डिफरेंस आएगा और okay, आई में so नहीं। continue with that. I'll clarify it. Continue with your session. मैं सुन रही हूँ, I'll clarify when I reach the clinic because यहाँ distraction बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है मैम। अच्छा, सिम्टम्स आपको साइंस एंड सिम्टम्स में ऑफ कोर्स ओलिगोमेनोरिया मिलेगा। व्हाट इज ओलिगोमेनोरिया? प्लीज यू मे राइट इन द चैट बॉक्स के ओलिगोमेनोरिया एग्जैक्टली आप उसको कहेंगे क्या। ओलिगोमेनोरिया या सेकेंडरी मेनोरिया मिलेगा आपको। सेकेंडरी मेनोरिया की डेफिनेशन अलग है, ओलिगोमेनोरिया की डेफिनेशन अलग है। आप बता सकते हैं कि मुझे ओलिगोमेनोरिया, व्हाट इज ओलिगोमेनोरिया? एनीवन, ओलिगोमेनोरिया क्या है एग्जैक्टली? इनफ्रीक्वेंट मेंसेस डॉक्टर रूही ने कहा है। डॉक्टर रूही, इनफ्रीक्वेंट तो फिर पॉलीमेनोरिया भी है और मेनोरेजिया भी हो सकता है, मेनोमेटोरेजिया भी हो सकता है। स्कैंटी अमाउंट, डिक्रीज इन फ्लो, डिक्रीज इन फ्लो इज हाइपोमेनोरिया डॉक्टर रिजवाना। यस, डॉक्टर सबूही ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। ओलिगोमेनोरिया जो है वो साइकिल्स की मोर देन 35 डेज अगर हो तो उसको ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल साइकिल लास्ट फ्रॉम 21 to 35 days, so any cycles which is more than 35 days is oligomenoria. सो ओलिगोमेनोरिया या सेकेंडरी मेनोरिया के साथ जो है वो पीरियड्स प्रेजेंट करेंगे 67, पेशेंट प्रेजेंट करेंगे 67% जो है इसमें पेशेंट पीसीओएस में प्रेजेंटेशन एज ओलिगोमेनोरिया होती है। मोर कॉमन जब होगा जब पेशेंट का बीएमआई ज्यादा होगा, पेशेंट ओबीज होगा, 30 kg पर मीटर स्क्वायर होगा अगर, या पेशेंट पीसीओएस में डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकती है, और एनोविलेटरी इनफर्टिलिटी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकती है, साथ में एक्ने हो सकता है, ओबेसिटी जैसे कि बताया पहले भी। इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास जो है ना वो जो कि मैंने कहा कि क्लिनिकल और केमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म, तो हाइपर एंड्रोजेनिज्म में एग्जैक्टली जो केमिकल हाइपर एंड्रोजेनिज्म का जो फैक्टर है वो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन है, एंड द लेवल विल बी अबव 2.5 nanomoles per liter. Plus LH to FSH ratio would be more than 3:1. So क्या होगा ज्यादा, FSH ज्यादा होगा या LH ज्यादा होगा?
FSH और LH के अंदर क्या चीज कम होगी, क्या चीज ज्यादा होगी और क्यों? कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके बता दें कोई रीजन, ताकि आपको याद भी रहे कि रीजन क्या है LH to FSH रेशियो, व्हाई इट वुड बी 3:1। डॉक्टर नुसरत आपने लिखा है BMI इज लो बट ओलिगोमेनोरिया इज प्रेजेंट। यस, लेकिन यही हो सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन कि ओलिगोमेनोरिया, BMI इज लो, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है पेशेंट को ओलिगोमेनोरिया के साथ प्रेजेंट कर रही हो और पेशेंट एथलीट हो, वो फिर वो कोई दूसरी कंडीशन नहीं हो सकती ना, हाइपोथैलेमिक कॉजेज होंगी। यूजुअली अगर PCOS होगा तो फिर पेशेंट का BMI ज्यादा होता है यूजुअली, जैसे कि गाय के 67%। Yes, Dr. Ruhi, LH is more than FSH due to hyperinsulinism. FSH is increased, LH is decreased. Dr. Nuzrat, नहीं देख लें आप, क्या रेशो देखें तो जरा क्या है? FSH इसमें कम हो जाते हैं क्योंकि पहले ही इतने सारे फॉलिकल्स सबके सब मैच्योर हो रहे हैं और कोई भी मैच्योरिटी पे नहीं पहुंचता। वो जो साइकिल अभी शुरू में दिखाई थी और आपको पता भी होगा कि बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं और फिर उसके बाद FSH जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है इन रिस्पॉन्स। तो FSH जो है वो कम हो जाता है। आप देखें ना, LH की रेशियो LH 3 है तो FSH 1 है। फिर इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास हम अल्ट्रासाउंड ओवरीज करवाएंगे जिसमें हमें पॉलिसिस्ट मिलेंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स मिलेंगे, आई मीन 12 follicles as I have mentioned। अच्छा, इसमें all of the following laboratory studies are appropriate for initial investigations or evaluation except what? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा मुझे कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे? हम पेशेंट आए हैं हमारे पास और हमें लग रहा है PCOS है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे सबसे पहले तो, और TSH करवाएंगे, LH करवाएंगे, FSH करवाएंगे या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे? कौन सी इनिशियल इवेल्युएशन आपको लग रही है कि नहीं होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है, पेशेंट आया है आपको, कौन सी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर उरूबा ने लिखा है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है डॉक्टर उरूबा, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड इतना इनिशियली नहीं होना चाहिए because polycystic ovaries are present in more than 90% of women with PCOS। इससे क्या समझते हैं आप लोग कि polycystic ovaries are present in more than 90% of women with PCOS? Not 100%। पॉलिसिस्टिक ओवरीज होंगी PCOS के, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जैसे कि डॉक्टर निदा ने भी अभी बताया कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज एंड पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आर अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो 90% वुमेन में पॉलिसिस्टिक ओवरीज आपको मिलेंगी, लेकिन दे आर ऑल्सो फाउंड इन अप टू 25% ऑफ वुमेन इन द जनरल पॉपुलेशन। हाय डॉक्टर नैयर, बहुत देर से ज्वाइन किया आपने। 25% ऑफ वुमेन में आपको वैसे भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो आपको अल्ट्रासाउंड पे मिल रही हैं, जैसे कि इस पेशेंट में आप सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं लेकिन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की तरफ इतना इनिशियली नहीं जा रहे। So polycystic ovaries are a sign of PCOS as a result of chronic anovulation rather than a cause of this condition। इसकी ये कॉज नहीं है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं तो इसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही है, लेकिन ये साइन है। यानी आपको जैसे कि रोटरडम क्राइटेरिया के अंदर एक साइन मिल रहा है, 3 आउट ऑफ 3 जो क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं उसके अंदर से एक मिल रहा है, लेकिन वो उसकी जो है वो उसकी कॉज नहीं है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज की वजह से ये पूरा सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। सो transvaginal अल्ट्रासाउंड इज नॉट routinely indicated in this patient। ये चीजें हो रही है, एक PCOS के अंदर एक एनोवुलेशन हो रही है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो रहा है, इधर केमिकल, ये केमिकल ब्लड टेस्ट से शो किया है। थोड़ा सा विजुअल लर्नर्स हम लोग ज्यादा होते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पिक्चर्स ज्यादा यूज की हैं। और पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो रही हैं, ये मल्टीपल पॉलिसिस्ट नजर आ रही हैं। पेशेंट इस तरह की पिक्चर्स आएगी, एक्ने होगा, इसको हर्सुटिज्म भी हो रहा है, एक्ने भी हो रहा है। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे हर्सुटिज्म और विरलाइजेशन में क्या फर्क है?
बिलाल ये एसी ऑन कर। ये हमारे पास जो है रॉटरडम क्राइटेरिया है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स विजुअलाइजेशन और हर्सोटिज्म में क्या डिफरेंस है। ये रॉटरडम क्राइटेरिया है। मीनवाइल मैं ये बता देती हूँ, इसमें आपको इरेगुलर पीरियड यानी कि ओलिगोमेनोरिया मिलेगा बेसिकली, और अल्ट्रासाउंड पे आपको मल्टीपल फॉलिकल्स मिलेंगे यानी, और क्या नाम है जी, हाई हाई एंड्रोजनिज्म, हाई एंड्रोजन्स मिलेंगे। दिस इज दी अल्ट्रासाउंड। इस तरह की आपको पिक्चर मिलेगी, बहुत सारी मल्टीपल फॉलिकल्स, मल्टीपल सिस्ट टाइप की पिक्चर्स नजर आ रही हैं अल्ट्रासाउंड पे। अच्छा, तो वो जो सिमिलर हमारा जो पेशेंट था, अब वो वापस आ गया है। ठीक है, वो जो पेशेंट आई थी हमारे पास, उसको ओलिगोमेनोरिया था, 3 साइकिल्स पर ईयर आ रहे थी उसको, एक्ने, हर्सुटिज्म थी। तो द पेशेंट रिटर्न्स आफ्टर 2 weeks to discuss her blood tests. Her pregnancy test is negative. विरलाइजेशन आपने बताया, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन लेटर। पेशेंट आपके पास वापस आया है ब्लड टेस्ट के साथ, उसकी जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव। प्रोलैक्टिन, टीएसएच एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हैं उसके। हर एलएस टू एफएसएच रेशियो इज 4:1 and her testosterone level is mildly elevated. Which of the following treatment options have been found to be beneficial in the treatment of PCOS? इनमें से कौन सी ट्रीटमेंट आपको लगता है कि पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगी? हमने तो पीसीओएस की डायग्नोसिस बना ली ऑलरेडी, ठीक है ना। इसका एलएच एफएसएच रेशियो भी 4:1 है, एफएसएच डिक्रीज हुए हुए हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं वो नॉर्मल हैं, टीएसएच वगैरह, प्रोलैक्टिन वगैरह ये सारी नॉर्मल है, तो हमने वैसे ही रूल आउट कर लिया है। तो पीसीओएस की डायग्नोसिस तो बनी गई है, हमारी रॉटरडम क्राइटेरिया पे पूरी हो रही है पेशेंट। तो उसके अंदर आप जो है वो कौन सी ट्रीटमेंट देंगे? ऑल ऑफ दी अबव, डॉक्टर गजाला, एग्जैक्टली। वेट लॉस भी कहेंगे पेशेंट को कि भाई अपना वेट लॉस करे, उसका बीएमआई ज्यादा था काफी, और ओबीज होते पेशेंट थी। उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे सकते हैं, खास करके अगर पेशेंट को कंसेप्शन नहीं चाहिए और पेशेंट वांट्स कॉन्ट्रासेप्शन। मेटफॉर्मिन कैन बी स्टार्टेड। एक्सरसाइज कहेंगे, उसे हेल्दी डाइट के लिए बोलेंगे कि हेल्दी डाइट खाए ताकि वो अपना वेट गेन की तरफ थोड़ा कंट्रोल्ड हो। तो ऑल ऑफ द अबव आर द चॉइसेस, यस एग्जैक्टली। So what is the pathophysiology of PCOS? There is evidence that the underlying mechanism of PCOS is insulin resistance. वैसे तो ये इसका mechanism जरा complicated है according to the books also, लेकिन ये evidence है कि इसमें जो main चीज है वो insulin resistance है। So what happens is that the high insulin levels results in stimulating excessive ovarian androgen production, and the increased level of ovarian androgens is believed to be responsible for chronic anovulation. That's why there is chronic anovulation in PCOS. And it has been associated, as there is the underlying mechanism insulin resistance, so it will be related with a high risk of lipid abnormalities. As you may know all के अगर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और पेशेंट डायबिटीज की तरफ जाने लगता है, तो क्या होता है, पेशेंट की जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो उसकी लिपिड एबनॉर्मेलिटीज भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो पेशेंट को लिपिड एबनॉर्मेलिटीज की हाई रिस्क होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की, डायबिटीज की, ये सारे रिस्क फैक्टर्स विद एज ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। So all women who are identified to have PCOS should be screened for hyperlipidemia and diabetes. अगर पेशेंट की एज भी ज्यादा है, ओबेसिटी भी है, उसने आपने PCOS डायग्नोस कर लिया है, तो आपको you should think about hyperlipidemia and the possible chances of diabetes. So the treatment for women with PCOS should ultimately address, हमें क्या चीज एड्रेस करनी है इसकी ट्रीटमेंट में according to the pathophysiology कि what's going on in PCOS. एक तो ये है कि क्रोनिक एनोवुलेशन को एड्रेस करना है, एंड्रोजन एक्सेस को वो करना है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस।
एंड thirdly लिपिड एबनॉर्मलिटीज। इन सारी चीजों को हम एड्रेस करेंगे इन द मैनेजमेंट ऑफ पीसीओस। कॉम्प्लिकेशंस में हमारे ये पेशेंट जो है वो एंड अप कर सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इसके अंदर तो देयर इज 2 times इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। सेंट्रल बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन में सेंट्रल बॉडी फैट ज्यादा होगी, यानी कि वेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है उसके अंदर, और ओबेसिटी होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट को आगे चलकर, इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड लेवल, डिक्रीज एचडीएल एंड 3 times, ये सारी चीजें मिलकर जो है वो 3 times इंक्रीज रिस्क कर देंगी स्ट्रोक की, क्योंकि वो भी या फिर टीआईए की स्कीमिया हो रहा है ना, जहाँ पे भी स्कीमिया बढ़ेगा, जहाँ पे भी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, ये सारी चीजें मिलके कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ा देंगी पेशेंट को आगे चल के। यू शुड कीप इन माइंड दिस थिंग ऑल्सो। सेकेंडली, एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। वो इसलिए हो सकता है कि अगर पेशेंट की ओलिगोमेनोरिया या सेकेंडरी मेनोरिया हो रहा है तो पेशेंट का जो है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, और अल्टीमेटली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विल गो टूवर्ड्स एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क। सो वी शुड कीप इन माइंड कि पेशेंट अगर ओलिगोमेनोरिया है तो उसको जो है आपको उस चीज से भी बचाना है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी ओबेसिटी और इन सारी चीजों से रिलेटेड है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सॉरी, एक और चीज जी मैम, कॉम्प्लिकेशंस पे आओ। क्या क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लिकेशंस में? कॉम्प्लिकेशंस में मैम इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि बेसिकली तो ट्वाइस येलो वाला पढ़ो दोबारा से, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क में सेंट्रल बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सही है, वो बता दिया। और क्या है? ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर रिस्क भी मैंने लिखा है, बिकॉज देयर इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड सेकेंडरीली will go towards the endometrial risk cancer. And third is the obstructive sleep apnea that is also related with the insulin resistance, obesity and all that. So we have thought of only the biological complications. ठीक है, I'm just going to add, एक इंसान है, कंसीव नहीं कर रहा, वजन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज होने के चांसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, रात को नींद में नींद नहीं ले पा रहा, what can be the other complications which could be supersede on it? Mental health, exactly, चाहिए, infertility हो रही है, exactly. So complications ही नहीं लिखो इसको, तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, बिकॉज देखो मैं हमेशा सबको यही बता रही हूँ, जो CMEs हैं, आप लोगों की प्रेजेंटेशंस हैं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एज अ होल पेशेंट देखना समझ में आए कि एज अ होल उसकी जिंदगी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोग एक पीसीओस को लेके सिर्फ पीसीओस नहीं मैटर ट्रीट करते। अभी डॉक्टर साइमा ने जो एक MCQ दिया था, जिसने भी जवाब दिया बहुत स्मार्ट जवाब दिया, क्योंकि अक्सर अमूमन सवालों के जवाब में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव आता है। आइंदा सवाल बनाओगी तो ये भी तुम ध्यान रखना। अच्छा, तो वो तो खैर चलो एक मजे का एक वाइल्ड वो एक वाइज गेस था, जिसने भी जिसको पता भी हो, लेकिन अगर कोई वाइज गेस लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है, ऐसे सवाल डालने नहीं चाहिए। Having said that, mental health and psychological impact on a woman further deteriorates the physical condition. It further increases the insulin resistance. It increases the chances of having increased chances of infertility, I would say. बिकॉज ये सारी चीजें बायोसाइकोसोशल, जैसे आप कहती हैं, हमेशा कहती हूँ बायोसाइकोसोशल मॉडल, बिकॉज इट एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर सकती है, एग्जैसर्बेट कर सकती है, प्रेसिपिटेट कर सकती है। ठीक है, सो हमेशा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर व्हेनेवर यू थिंक ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन, जस्ट थिंक बियॉन्ड द बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस एज वेल। ठीक है, थैंक यू फैमिली फिजिशियन। एब्सोल्युटली, तो फर्क क्या रह गया फिर, गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंटेशन हो जाएगी ना। जी मैम, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, क्योंकि जो भी ये सब कुछ चल रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, तो हमें सबसे पहले वेट लॉस करवाना है, एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को, क्योंकि 70% जो पेशेंट होते हैं वो ओवर वेट होते हैं।
तो रिडक्शन जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करेगी और फिर उसकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज को भी इम्प्रूव करेगी। मेंटल हेल्थ, हाँ, मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करेगी और Secretions उसको वगैरह। जी मैम, उसका अपना बॉडी इमेज भी अच्छा होगा, वो खुद अच्छा हेल्दी फील भी करेगी पेशेंट। सेकेंडली, हम पेशेंट को क्या देते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। they are not only will regularize the cycles but they are anti androgenic। so anti androgenic होगा तो उसकी जो एंड्रोजेनिक प्रॉब्लम्स हो रही होंगी वो भी, उसको एंड्रोजन एक्सेस की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लाइक उसको जो हाइपरथिराइडिज्म हो रहा है और उसको एक्ने जो हो रहा है, वो भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और दूसरा, उसके क्रोनिक एनोवेलेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी आप सीओसी पिल्स देते हैं। इसके अंदर भी खास करके अगर पेशेंट को वो भी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, और पेशेंट को जो है ना वो लाइक अनमैरिड गर्ल है, उसके अंदर भी आप पेशेंट को इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कंसिडर की जाती है। थर्डली, हम मेटफॉर्मिन पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस को एड्रेस करेगी। And clinical studies have shown that women on metformin 100 milligram 3 times a day और 850 milligram की जो आती है sustained release वाली twice a day have increased frequency of ovulation। metformin जो है वो एक insulin resistance को address करके उसकी ovulation बढ़ा देगी, normalization of menses and ovulatory response to clomiphene। What is clomiphene, do you know? इसका ओव्यूलेटरी रिस्पॉन्स क्लोमिफीन से भी अच्छा आता है अगर आपने पेशेंट को मेटफॉर्मिन स्टार्ट करा दी है। अच्छा, ये ऐसी पिक्चर्स मैंने डाली हुई हैं इसकी क्लोमिफीन के जनरल, ताकि आपको पता हो, ग्लूकोफेज के नाम से मिलती है, हमारे पास भी अवेलेबल है मेटफॉर्मिन तो 850 मिलीग्राम और क्लोमिड के नाम से। अच्छा, मेटफॉर्मिन आप जो है वो एग्जैक्टली डॉक्टर रूही, ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए यूज होती है क्लोमिफीन। अच्छा, वैसे तो खैर वो गायनेकोलॉजिस्ट का ही वो है डोमेन। मेटफॉर्मिन हम जो है वो प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज देयर हैज बीन नो रिपोर्टेड एसोसिएशन विद द fetal anomalies in observational human trials। so metformin can be easily continued during pregnancy। क्लोमिफीन क्या कराती है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाती है। ओव्यूलेशन इंडक्शन इज रिकमेंडेड फॉर पीसीओएस पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। लेकिन क्लोमिफीन जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट स्टार्ट कराएंगी, हम नहीं कराएंगे बीइंग फैमिली फिजिशियन। अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया पेशेंट को तो यही बहुत अच्छी बात है। हमारा काम कैसे बेसिकली करेंगे? क्लोमिफीन चलो गायनेकोलॉजिस्ट ने स्टार्ट करा दी, हमें फॉलो करना है, ठीक है। नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट नहीं जा रही, या आपके पास आई है पेशेंट कोई और प्रॉब्लम लेके, हु इज ऑन क्लोमिफीन, क्या देखना जरूरी है फिर क्लोमिफीन के हवाले से? क्लोमिफीन में हमें फिर देखना है कि इसकी ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं हो रही है, और अल्ट्रासाउंड से चेक करते हैं। नहीं, वो तो चलो वो गायनेकोलॉजिस्ट फॉलो करेगी, ठीक है। एज अ फैमिली फिजिशियन यू हैव प्लेस्ड somebody who comes to कोई नजला जुकाम के साथ आती है पेशेंट, चलो तुम्हारे पास इस पीसीओएस के साथ नहीं आती, कोई ऐसी पेशेंट, ये सबके लिए है। सिर्फ मैं साइमा को क्यों हॉटस्पॉट पे रखूं है। Any patient who has been started on clomiphene by a gynecologist PCOS के लिए, और आपके पास वो कोई और जनरल प्रॉब्लम के साथ आई, फीवर हो रहा है, चलो मलेरिया हो गया उसको, ठीक है, तो आपने जब हिस्ट्री ली तो वो बता रही है कि मैं क्लोमिफीन पर हूँ, क्या क्या मॉनिटर करना है अब? पेशेंट इज ऑन क्लोमिफीन, डॉक्टर नुसरत ने लिखा है वी फॉलो विद अल्ट्रासाउंड फॉर मैच्योरिटी ऑफ फॉलिकल्स। लेकिन वो तो गायनेकोलॉजिस्ट करेगी। वो तो पीसीओएस का मसला हो रहा है ना, चल रहा है, ठीक है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है क्लोमिफीन के लिए, एक तो आप एसजीपीटी मॉनिटर करते हैं बिकॉज इट हैज एन सम टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है ये। दूसरा ये कि हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया कराती है, टीजीज बढ़ाती है ट्राइग्लिसराइड लेवल। तो अगर कोई लेता हुआ आ रहा है, किसी ने 3 साइकिल्स ली, 4 साइकिल्स ली, तो आपके जहन में जरूर आना चाहिए कि क्लोमिफीन के लिए अगर कोई पेशेंट है तो उसके ट्राइग्लिसराइड्स चेक होने चाहिए। हो सकता है गायनेकोलॉजिस्ट भी करे, ठीक है, लेकिन वो पीसीओएस का हिस्सा डायरेक्टली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा, एसजीपीटी जरूर मॉनिटर करना चाहिए उसका,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो कि इसीलिए मैंने जहन में रखा कि हमेशा हर दवाई का जो भी कोई पेशेंट होता है, किसी पे मीथोट्रेक्सेट पे होता है कोई, तो हम हमेशा सीबीसी कराते हैं कि कोई जैसे आपने बताया भी था हमें। एग्जैक्टली। सो हमेशा जब भी कोई पेशेंट कोई अपनी ड्रग हिस्ट्री दे रहा हो ना, तो उसके जरूर देखा करो कि कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है जो मैं मॉनिटर कर सकूं या मैं ओवरऑल देख सकूं, उसकी ऑब्जर्व कर सकूं। ठीक है, so this was something I wanted to add. सही है। तो पेशेंट अगर क्लोमिफेन पे है तो यू शुड आल्सो चेक हर एसजीपीटी एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो कि वैसे ही एट रिस्क है अगर पीसीओएस के लिए ले रही है पेशेंट। तो कंसिडर पेशेंट को हम ये भी ऑफर करेंगे कि भाई इसका एनुअल HbA1c होना चाहिए, और या फिर जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स होने चाहिए, उसके चेक होने चाहिए। पर्टिकुलरली अगर पेशेंट ओबीज है, मोर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है उसका BMI, या फिर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, और पेशेंट इज मोर देन 40 इयर्स है। अगर आपके पास ऐसे ही पेशेंट आपने देखा कि हाँ पेशेंट की ये सारी हिस्ट्री है और अभी उसको ये चीजें भी यू शुड कीप इन माइंड, सिर्फ हमें गायनेकोलॉजिकली नहीं बल्कि हम तो फैमिली फिजिशियन के लिहाज से ये चीजें भी मॉनिटर करना चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन हो गई है, पीसीओएस के साथ उसकी हिस्ट्री है, तो यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड के पेशेंट की, क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो वो एट इंक्रीज रिस्क है कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज ना हो जाए। सो यू शुड स्क्रीन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज with the glucose tolerance test after 20 weeks of gestation. अगर वो 20 weeks of gestation के पहले ही है तो उसको फिर डायबिटीज कहते हैं, पहले से क्रोनिक डायबिटीज हो रही है उसको, और हम जेस्टेशनल के लिए आफ्टर 20 वीक्स चेक करते हैं। पीछे जाओ। ठीक है, अमूमन we generally keep these patients on clomiphene and फिर वो जो हार्मोन सपोर्ट होती है ना, बुफस्टॉन वगैरह, फिर उस पे भी रखा जाता है। खैर चलो, that's हाँ, एक हार्मोनल सपोर्ट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन यू कैन आल्सो कंसीडर प्रोजेस्टेरॉन। आप पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन पे भी डाल सकते हैं। वो क्या करेगी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से प्रिवेंट करेगी कि पेशेंट जो है वो उसकी क्रोनिक एनिवुलेशन चल रही है मुसलसल, वो पेशेंट लुटियल फेज में एंटर ही नहीं हो रहा है, उसके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स कम हैं, तो आप जो है उसको आप प्रोजेस्टेरॉन पे डाल सकते हो, तो इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड अल्टीमेटली डिक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। बट रेफर जरूर कर दें, ठीक है। What is the role of GP in improving the quality of life? जैसे कि डॉक्टर निदा कहती है कि बायोसोशो साइकोसोशल जो है ना, हमें इस तरह से पेशेंट को अप्रोच करना है। तो हमें किस तरह से, हमारा क्या रोल होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई करें पेशेंट को, ओबीस पेशेंट को, एंड वी कैन चेक BMI, उसको डाइटरी एडवाइस दे सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग हम में से ही होते हैं हमारी फैमिलीज के अंदर ही कि वो अनकंट्रोल्ड स्नैकिंग करते हैं, बीच में जंक फूड लेते हैं बीच में बिटवीन मील्स। उससे आप डिस्करेज कर सकते हो। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये इतनी बेकरी की या इस तरह की वो चीजें खा रहे होते हैं कि उससे कितना वेट गेन हो रहा है। और इस तरह की एक्सरसाइज को, फिजिकल एक्सरसाइज को वो एनकरेज कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए पेशेंट को कि भाई उसके साथ जो भी सीक्वेंस हो रहा है पीसीओएस के साथ, वही जैसे डॉक्टर ने कहा कि इनफर्टिलिटी हो रही है, उसका बॉडी इमेज खराब हो रहा है, उसको और जो भी फैक्टर्स हैं उनको भी एड्रेस करना चाहिए। उसका डिस्ट्रेस लेवल चेक करें, सोशल और फैमिली फैक्टर्स को चेक करें जो कि उसकी डाइट को अफेक्ट कर रहा है। फिर उसके अलावा पेशेंट की विलिंगनेस टू चेंज, कि पेशेंट की विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर पेशेंट विलिंग ही नहीं है और तो उसकी थोड़ी सी विलिंगनेस चेक करें, उसको बैरियर्स को देखें कि इसमें क्या बैरियर्स हैं, कि पेशेंट क्यों नहीं एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स कहती हैं हम तो घर में ही रहते हैं, हम तो कामकाज करते हैं, तो उनको किस तरीके से बताना है आपको कि एक्सरसाइज आप किस तरह से कर सकते हैं। आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हैं, तेज वॉक करके चली जाएं, और बहुत सारे फैक्टर्स आप बता सकते हैं। और उसके अलावा आप एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को कि हेल्दी ईटिंग के कितने बेनिफिट्स हैं और कितने बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के। ये सारी चीजें जो है वो पीसीओएस को सब रिवर्स भी कर सकती हैं।
फिर पेशेंट को आपको इसके रिस्क बताने हैं ताकि पेशेंट जो है वो अगर फॉर एग्जांपल एक अनमेरिड गर्ल है, उसके फिर रिस्क जो हैं आप बता सकते हैं कि भाई ये इनफर्टिलिटी में जा सकता है, और उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स में जा सकता है। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री हो, फॉर एग्जांपल डायबिटीज के, उसके साथ पीसीओएस के साथ आपने डायग्नोज किया है, अभी पेशेंट यंग है, लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें अगर आप पेशेंट को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आगे चल के ये सारी चीजें कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स आपको डेवलप करेंगी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरफ जाएगा। ये सारे आप रिस्क फैक्टर्स पेशेंट को एक्सप्लेन करें सो दैट पेशेंट मोटिवेट हो। हमें पेशेंट को रेफर कब करना है? पेशेंट को आप डायग्नोस करके भी रेफर कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है पेशेंट, पीसीओएस के साथ, तो आप रेफर कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करके, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके। और अगर पेशेंट में फॉर एग्जांपल थायराइड डिसफंक्शन है, थायराइड डिसफंक्शन में अगर सेकेंडरी मेनोरिया की बात करें, पीसीओएस की नहीं, अगर सेकेंडरी मेनोरिया में आपने लेट्स सपोज थायराइड डिसफंक्शन फाइंड आउट किया है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म आपको मिलता है तो आप ट्रीट कर सकते हैं उसको लीवोथायरोक्सिन, लेकिन पहले बेटर है कि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने दें, फिर आप फॉलो कर सकते हैं। और हाइपर थायराइडिज्म आप पेशेंट रेफर कर सकते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को। अगर हाइपोथैलेमिक कॉजेज हैं तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है और इनफर्टिलिटी है, आपको क्लोमिफेन आप को स्टार्ट करवानी है, तो आप स्पेशलिस्ट इनफर्टिलिटी सर्विसेज के लिए इनफर्टिलिटी सर्विसेज के लिए रेफर किया जा सकता है। और अगर पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो गई है, या फिर पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी उसको हो गई है लेकिन डायबिटीज भी है उसको साथ में, तो बहुत रिस्की प्रेगनेंसी होती है और पेशेंट को आपको रेफर करना है। यू डोंट हैव टू ट्रीट जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी विद डायबिटीज, यू हैव टू रेफर। सो डॉक्टर रूही का क्वेश्चन है कि डॉक्टर निदा काइंडली डिस्क्राइब पीसीओएस डिजीज एंड सिंड्रोम। Okay. So PCOS, there are different types of, actually इसकी treatment भी differ करती है। PCO जो है जिसमें polycystic ovaries हैं, polycystic ovaries may or may not present with the symptoms of oligomenorrhea and infertility. आप एक normal patient who has a normal ovulation, still she may have polycystic ovaries, number one. Or though some patients who may show signs of insulin resistance or hyperandrogenic effects, they may have oligomenorrhea, they have high increased facial hair, क्योंकि insulin resistance के और भी features होते हैं ना, obesity है, hypothyroidism के अंदर फिर overlapping features होते हैं, तो ये अलग है. So PCOS may or may not present, no voice क्यों लिखा हुआ है, उसके उनके पास होगा. So PCOS, वॉइस आ रही है सबको? polycystic ovaries may or may not present with the other hyperandrogenic or insulin resistance के features के साथ. When these features combine with polycystic ovaries, then you would say that this is syndrome. और जब सिंड्रोम होता है तो सिंड्रोम में कोई एक वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता. अभी हमने इधर डिस्कस नहीं किया. देखो एट टाइम्स होता है, हमेशा जब भी कोई आपके पास पेशेंट्स पीसीओस के साथ आए, उनसे उनका कंसर्न पूछा जाए. दे मे हैव प्रॉब्लम्स विद कंसीविंग, they may have problems with their overall appearance, they may have problems with their menstrual problems, they may have problems with their mental health. So you cannot address everything altogether. अगर किसी, इसीलिए मैंने कहा कि इसके बहुत सारे एरियाज ऑफ ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट तो अलग है, हर एक को menstrual cycles irritate नहीं कर रही होंगी. Somebody's major concern would be to conceive, then you go on for that area जिसमें आप क्लोमिफीन है या बाकी सारी डॉक्टर साइमा ने चीजें बताई हैं, वो जरूर करें. यू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. अगर किसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो रही हैं, you go for the treatment of menstrual irregularities. You can't treat the syndrome altogether. किसी को बाल अपने बुरे लगते हैं, go for laser और जो उसकी cosmetic surgery के साथ है. So you have to customize your treatment according to patient concerns, and that is how we treat syndrome. जो हम PID treat करते हैं,
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसमें भी तो हम 3-3 4-4 एंटीबायोटिक्स नहीं लगाते, ये कवरेज वो कवरेज, तो दैट इज ऑल्सो सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट. सो यू हैव सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट, हमेशा उसको कहते हैं जिसमें आप एक से ज्यादा कॉजेस को मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो जरूरी नहीं है कि इफ यू फाइंड polycystic ovaries on ultrasound, you start treating polycystic ovarian syndrome right there. You have to ask what the problem is, and you have to focus on the area, because you cannot rectify the you cannot cure that person. All right, it's not curable. You can just improve that area of life which is bothering that patient the most. There are some girls I've seen in my practice who are not obese, who are young girls who comes with PCOS, polycystic ovaries हो रहे हैं, obese भी नहीं है, insulin levels भी ठीक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न उनको ये होता है कि उनकी फेशियल जो हेयर है या ग्रोथ है, that is their main concern. So we have to work on those areas. हाँ, आप जरूर ये कहें कि वॉक करें, जो डॉक्टर साइमन ने बाकी सपोर्टिव मेजर्स बताए, डाइट है, वॉक है, वो सब चीजें करें, but you do not necessarily start treating them with clomiphene, because they are not there to with the problem of not conceiving or anything like that. So syndrome इसको बोलते हैं, और syndromic management according to the patient's concern होती है. Am I clear now? डॉक्टर रूही ने लिखा yes thanks. ठीक है. नजरत ने भी लिखा है yes. ठीक है जी, thank you. Thank you so much, Dr. Nita. बस कोई questions हैं? That is the end of my presentation. Any questions? कोई questions हैं तो you may ask. Okay, thank you so much. I think I should end now. कोई questions हैं तो वैसे भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो personally. End कर दूं मैं? बिल्कुल, अगर कुछ नहीं है तो you can end.